इमोशनल और इमोशनल इंटेलिजेंट में सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो वही डिफरेंस है जो स्लेव और मास्टर में होता डेली वर्क में लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर? है. You don't have to be friends with everybody, that's fine. But you don't have to be enemies with everybody as well. वर्ड है साइकोमेट्रिक। Okay. वो बड़ा मुझे इंटरेस्ट था जानने में, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे आप इस्तेमाल करती हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर? अगर आपने ग्रो करना है ना तो यू आर लाइक वाटर, यू विल मेक योर वे. कैसे डिफरेंशिएट करती हैं तीन पर्सनालिटीज़ को, जिसमें एक होता है टीचर, एक होता है मेंटर, एक होता है कोच? कोच बनते कैसे हैं? इसके पीछे क्या ये खास फैक्ट्री है. मैकेनिज्म होता? जी, अस्सलाम वालेकुम फाकिया, वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक एंड वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. आपको मिलके मुझे याद आया 15 साल पहले आपने एक ट्रेनिंग कराई थी एजिलिटी में, जिसमें आई वाज वन ऑफ योर स्टूडेंट। और थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मेरा इस इनवाइट को एक्सेप्ट किया। और ये डिस्कशन हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे, क्योंकि मैं आपका बैकग्राउंड जानता हूँ, किस तरह से आपने ट्रेनिंग कराई है। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पाकिस्तान में, बट तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, किस तरह से आपने स्टार्ट किया, यहाँ तक कैसे पहुँची? एक तो सबसे पहली बात है कि जो भी कहते हैं ना 10 साल से पहले वाली ट्रेनिंग वो मैं बिल्कुल ही ना डिनाई कर जाती हूँ. ठीक है. ये नहीं है. ओके. नहीं बट डेफिनेटली एंड स्टूडेंट वाली कोई बात नहीं है नदीम. आई मीन ट्रेनिंग की ब्यूटी ही ये है कि हम एक बिल्कुल इक्वल लेवल पे चल रहे होते हैं. सो जब मेरे इंट्रोडक्शन की बात होती है आई थिंक सो, या सफ़र कैसे, सो फाकिहा इमरान, आपको नाम तो मेरा मालूम ही है. वो मैं अक्सर इसलिए भी बता रही होती हूँ क्योंकि आधा वक्त लोग मेरी फातिहा ही पढ़ रहे होते हैं वाकया के साथ. कई दफा वो हर किस्म का प्रोनाउंसिएशन चल रहा होता है. जहाँ तक सफर का आगाज है, सो इट्स बीन आई थिंक सो नाउ, अगर अब मैं देखूं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इट्स बीन माशाल्लाह 29 years. बट उम्र मेरी 30 प्लस ही है. ठीक है ना. वो ओके। प्लस अब आप साथ साथ ऐड करते जाएं. So when I started my career, uh, I started like in the mainstream corporate के अंदर, वहाँ पे शुरू मैंने किया है. और थोड़ा सा मेरा डिफरेंस आई थिंक सो बहुत सारे ट्रेनर्स से थोड़ा सा जो डिफरेंट वो ये कि a lot of times आपको कंसल्टेंट्स या ट्रेनर्स एक ही फील्ड में उसमें मिल रहे होते हैं. तो मेरे केस में ये था कि मैं मेन स्ट्रीम में अच्छा खासा टाइम गुजार के, और फिर एक कॉन्शियस चॉइस थी कि जी अच्छा अब मुझे थोड़ा सा एक लाइन चेंज करनी है. और दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कंसल्टिंग. फिर ट्रेनिंग में, फिर उसके बाद आई थिंक 2012 में जब तक ट्रेनिंग माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आप लोगों के साथ भी हुई थी, बाकियों के साथ भी चल रही थी. फिर उस वक्त मुझे था कि क्या कोई नई चीज़ देखी जाए, एंड मैंने बड़ी रिसर्च की उस टाइम पे. और कोचिंग एक वर्ड था जो मैंने सुना था, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं मालूम था. मेरे लिए वो वैसे ही था जैसे आप कह लें कि काउंसलिंग हो गई या थेरेपी हो गई या इस किस्म की चीज़. सो खैर फिर मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया और मुझे लगा कि शायद मुझे इसको ज़रा परसू करना चाहिए. एंड देन आई वेंट इनटू कोचिंग, एंड आई थिंक सो दैट हैज़ बीन फॉर मी प्रोफेशनली, अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक सो ये एक बहुत ही फुलफिलिंग किस्म का जो एक्सपीरियंस है वो रहा है. सो ये बस छोटा सा अच्छा, एक्सपीरियंस है हमारा. आपने कोचिंग हाँ, किस तरह से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और मिक्स कर जाते हैं चीज़ों को। बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. एंड आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर जब भी मैं कोचिंग की कोई ट्रेनिंग्स वगैरह भी कर रही होती हूँ तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करती हूँ. देखें 2-3 चीज़ें हैं. जहाँ तक तो बात आ जाती है ना, हम टीचिंग की बात से स्टार्ट करती हैं. टीचिंग में ये है कि ये एक टीचर है और ये एक उसका स्टूडेंट है. अब वो एज छोड़ दें, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लें, कुछ भी उठा लें. सो यहाँ पे ये है कि टीचर के पास बहुत सारी नॉलेज है और स्टूडेंट जो है वो उस नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं. हम्म। और डेफिनेटली उसके डायनामिक्स भी बड़े डिफरेंट हो जाते हैं. इसी तरह जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हर किसी के साथ मेंटोर्स अटैच होते हैं. अब मेंटोर क्या है? मेंटोर टीचर बाज़ औक़ात आपको अपनी पसंद का मिलता है, बाज़ औक़ात आपको अपनी पसंद का नहीं भी मिलता. ओके। मेंटोर के केस में ये है कि इट्स अ वेरी वेरी इंस्पिरेशन ड्रिवन. यानी मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह सकती कि मैं आपकी मेंटोर हूँ. आप हम्म। कहें जी आप होती कौन है मेरी मेंटोर बनने वाली? सो मेंटोर इज़ अ वेरी इंस्पिरेशन ड्रिवन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. पर्सनल लाइफ में से भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में से भी हो सकते हैं. समबडी, कोई ऐसा शख्स जिसको आप पर्सनली प्रोफेशनली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको लगता है कि मैं इससे कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ. तो मेंटोर में भी अगेन एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, और यही है कि मेंटोर की शायद नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और आप उधर से अगेन पानी के फ्लो कितना के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है.
कोचिंग बिल्कुल डिफरेंट है। कोचिंग में ये बिल्कुल बराबर का रिलेशनशिप है। ओके। इसमें ना कोई टीचिंग है, इसमें ना कोई एडवाइस है, इसमें ना कोई गाइडेंस है। तो जब मैं ये बात करती हूँ तो लोग कहते हैं फिर आप कर क्या रही हैं? ठीक है ना? सो कोच बिल्कुल इक्वल का रिलेशनशिप है, बिकॉज़ आप किसको कोच कर रहे हैं? आप सीईओज़ को कोच कर रहे हैं, आप सीनियर डायरेक्टर्स को कोच कर रहे हैं। उनको ऑलरेडी दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट, दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग वेयर दे आर सिटिंग। ठीक है ना? नॉलेज का तो मसला यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल। कोचिंग की जो एक सिंपल, अक्सर कोई मुझसे एग्जांपल पूछता है कि जी क्यों कोचिंग की फिर हमें ज़रूरत पड़ती है, ये है क्या कोचिंग? तो कोचिंग की एक आप ये देखें कि ये वो रिलेशनशिप है जहाँ आपने, कोच ने, उसका स्किल सारा ये है कि वो एक बेहतरीन इंसाइटफुल क्वेश्चन पूछ ले। और वो हुँ। जहाँ क्वेश्चन पूछेगा ना, तो दूसरे इट्स जस्ट लाइक के जैसे आप कैसे कहते हैं गाड़ी का इंजन है ना, बटन प्रेस किया तो इंजन स्टार्ट हो गया। सो द मोमेंट अ कोच आस्क्स अ क्वेश्चन, इट्स लाइक प्रेसिंग दैट बटन, और जो कोची है उसका थिंकिंग प्रोसेस ऑन है। सो कोच ने उसको हल निकाल के नहीं देना। कोच ने हाँ, सिर्फ उस प्रोसेस में इज टू फैसिलिटेट द पर्सन टू थिंक बेटर एंड टू फाइंड अ सोल्यूशन। झंझोड़ ये देना है आप उसके दिमाग को जो है ना पूरा झिंझोड़ दें, जगा दें, आप उसको कह लें। जगा दें। या मैं अक्सर जो एक एग्जांपल देती हूँ वो देखें, इसकी आपके कोच करता क्या, कि जैसे आप देखें स्टिल वाटर है, ठीक है ना? अब पानी जो है उसमें एनर्जी तो है, स्टिल वाटर के अंदर भी जो थोड़ी बहुत साइंस हमने पढ़ी उसमें कि देयर इज एनर्जी, देयर इज पोटेंशियल एनर्जी इन इट। पोटेंशियल मीन के हिडन है, नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब द मोमेंट यू थ्रो अ स्टोन इन इट, उसी पानी के अंदर आपने एक स्टोन डाला है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है मूवमेंट में बदल गई। एनर्जी बिल्कुल। उसी की थी, छुपी हुई थी, अब वो मूवमेंट में आ गई है। ये काम है सिर्फ कोच का। अब वो पत्थर कौन-सा है जो कोच ने उसमें पानी में डालना है कि वो पोटेंशियल से काइनेटिक में आ जाए, वो है अ वेल थॉट आउट क्वेश्चन। सो हुँ। कोच ने जब आपको कह लें कि सॉल्यूशंस नहीं देने, जवाब नहीं देने, बट फैसिलिटेट करना है ताकि आप जवाब ढूँढ सकें। तो कोच बनते कैसे हैं? इसके पीछे क्या ये खास फैक्ट्री है। मैकेनिज़्म बिल्कुल। होता है? क्योंकि क्या ये लोग बॉर्न कोच होते हैं या ये भी कुछ सीखते हैं कोच बनने के लिए? आपने भी किसी न किसी से कुछ सीखा तो होगा ना? जी, तो बिल्कुल। वो क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, ये आई एम वेरी हैप्पी नदीम आपने ये सवाल पूछा। एक तो ना एक टाइम था, आई डोंट नो इफ आई शुड से इट और नॉट। तो जब मैं पहले ट्रेनर कहती थी, अब मैंने अपने वर्ड के साथ ट्रेनर और फैसिलिटेटर कई दफ़ा अपने इंट्रोडक्शन से निकाल लेती हूँ कि एक मुझे चीज़, और अक्सर मैं ट्रेन द ट्रेनर में भी ये बात कर रही होती हूँ कि हमारे ज़हन में एक मिसकंसेप्शन है कि जो कोई भी बोल सकता है वो फैसिलिटेटर या ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, जो कि एक गलत कह लें सोच हुँ, है, एक डिफरेंट सोच है। इसी तरह हर कोई जो कहता है कि मैं अच्छी एडवाइस दे देता हूँ या मैं अच्छा सजेशन दे देता हूँ, मैं कोच हूँ। ऐसे कोच नहीं, कोच की एक बड़ा बड़ा इनका पूरे का पूरा एक कह लें एक इट्स अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर बड़ी रोबस्ट किस्म की ट्रेनिंग है। इंटरनेशनली देयर इज ओनली वन फेडरेशन विच इज नोन एज इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, आईसीएफ। आईसीएफ। ठीक है जी। तो आईसीएफ की ट्रेनिंग्स भी होती हैं आप, और उसकी क्रेडिटेशन होती है। सो एक है कि आपने सर्टिफिकेशन कर ली, एक है कि आपने उनकी क्रेडिटेशन कर ली। उनका बड़ा रोबस्ट किस्म का प्रोसेस है। उसमें टेस्ट भी हैं, उसके अंदर आपके कह लें कि रिकॉर्डिंग्स भी आपने करनी होती हैं, पता नहीं कितने आवर्स की जो है आपने ट्रेनिंग्स भी करनी है, लेवल्स भी है। उसमें आप खुद भी किसी मेंटोर के साथ काम करते हैं। तो ठीक-ठाक इंटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग है। और उसके बाद आपको आईसीएफ इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो कि आपको फिर एज अ कोच जो है, वो आपकी जो भी कह लें कि उसकी क्रेडिटेशन जो है, जो आपका बैज आना है, वो वहां से आना है। सो अगर आप कहें कि जी, और अच्छा उसके डिफरेंट लेवल है, एसीसी है, पीसीसी है, एमसीसी है, लेकिन विदाउट दैट प्रॉपर क्वालिफिकेशन एनीबडी कैन कॉल हिमसेल्फ हुँ। और हरसेल्फ अ कोच, बट इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है ऑल ओवर, दैट इज आईसीएफ। ओके, आईसीएफ या मैंने इसके बारे में सुना है और काफ़ी लोग उसमें जाके परस्यू करते हैं इन चीज़ों को। हाँ जी, और हाँ जी। उसके बावजूद भी वो लोग कोच नहीं बन पाते। कोच बनना सर्टिफ़िकेशन से कोई ताल्लुक है इसका? अच्छा देखिए, ये ना, आई थिंक दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सारे लोग शायद बगैर सर्टिफिकेशन के भी कोच हों, इसमें भी कोई शक नहीं है, और ये नहीं हम कह सकते कि नहीं बन सकते। सर्टिफिकेशन का बात सर्टिफिकेशन की नहीं है, बात प्रोसेस की है। कि जब ओके। आप उस पूरे प्रोसेस में से गुजरते हैं ना, तो साइंस क्या है इसकी, आर्ट क्या है इसका, और फिर इसी प्रोसेस के अंदर आपकी बहुत सारे दूसरे
कोचेज़ के साथ इंटरैक्शन होती है, आप उनसे भी सीखते हैं। आपको अपने बारे में भी पता चलता है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना, वो डेफ़िनेटली बहुत ऑथेंटिसिटी एक तरह से ऐड कर देता है आपके कह लें कि इस पूरे के पूरे कोच की जो एक आप देखिए, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप कहते हैं ना कि मैं कोच हूँ और आप किसी के साथ एक कोचिंग रिलेशनशिप में जाते हैं, ये इतना इंटीमेट किस्म का रिलेशनशिप है, इतना सेक्रेड किस्म का रिलेशनशिप है, बिकॉज़ बहुत बाज़-औक़ात दूसरा बंदा आपके साथ वो सारी बातें जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं डिस्कस करता है, बहुत ओपनली अपनी वल्नरेबिलिटीज़ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो प्रोफ़ेशनल है, तो एक सैंक्टिटी है। एक हुँ, जिसको कहते हैं कि आई मीन मेरे लिए मुझे मैं हमेशा वर्ड सोचती हूँ, तो मुझे तो सेक्रेड से वर्ड ज़्यादा और कोई समझ ही नहीं आता, कि एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है और ये नहीं कि कोच ही आपकी कर रहा है, कोच के लिए भी वो बहुत है कि एक बंदा आपको एतमाद में ले रहा है। सो आपका वो स्किल सही होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो स्किल सही नहीं है तो आप किसी को मेबी शायद आपकी नीयत सही भी हो, लेकिन इफ यू एंड अप नजिंग द पर्सन इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो देयर इज़ अ वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी। यहाँ पे वो प्रोसेस काम करता है। बिल्कुल, बेशक, बेशक। अच्छा, आपका प्रोफ़ाइल देख रहा था मैं, आपने हुँ, अपना करियर स्टार्ट किया था फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ़, देन यू वेंट इंटू द कोचिंग दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ। आपकी प्रोफ़ाइल में मैंने एक वर्ड पढ़ा है, उसका वर्ड है साइकोमेट्रिक। ओके। वो बड़ा मुझे इंटरेस्ट था जानने में, ये क्या चीज़ है? इसको कैसे आप इस्तेमाल करती हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर? क्या वैल्यू क्रिएट करता है ये? ठीक। अच्छा अब देखिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स जो है ना बहुत सारे एक आई डोंट नो अगर आपने के साथ कभी ये एक्सपीरियंस हुआ हो या नहीं, लेकिन मुझे याद है जब हम स्टूडेंट्स भी होते थे या इवन बाद में भी कभी भी किसी मैगजीन में कोई क्वेश्चनेयर होता था ना अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए या अपने स्किल्स के बारे में जानने के लिए, तो फौरन जल्दी जल्दी वो क्वेश्चनेयर फिल आउट करते थे हर किस हालांकि चाहे मुझे मालूम हो या अगर रिजल्ट मेरे पसंद का आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि लगता ये है। टूल बिल्कुल ठीक है। अगर रिज़ल्ट मेरे हिसाब से नहीं है तो फिर टूल ही खराब है। वो ठीक है, टूल एक ही तो ये खराब है। डिफरेंट को होते हैं क्वेश्चनियर्स वगैरह। साइकोमेट्रिक को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसकी एक सिंपल सिंपल सी जो आप कह लें कि ये वो क्वेश्चनियर्स हैं या ये वो टूल्स हैं जो इंटरनेशनली बड़ी रिसर्च इनमें गई होती है। इनकी पूरी एक साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है। दे यानी ये एक चीज़ को बहुत डिफरेंट एंगल से रिसर्च करके वो एक टूल बनाते हैं और फिर उस टूल को वक़्त के साथ-साथ अपडेट भी किया जा रहा होता है। एंड द आइडिया ऑफ दिस टूल इज़ कि आप किसी भी स्किल का कह लें या किसी भी अगर आप बिकॉज़ बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं। जैसे मैं जिस टूल की बात कर रही हूँ जिसमें मैं सर्टिफाइड हूँ वो है ईक्यू 2.0। सो ओके, मुझे जो क्यों क्यों एक्साइट किया था क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की आई रिमेंबर मैंने ये किया होगा शायद आई थिंक सो समवेयर अराउंड 2014 में मे बी शायद मैंने ये असेसमेंट की थी। सो उस टाइम पे इमोशनल इंटेलिजेंस पे बड़ी बात हुआ करती थी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात तो कर लेते हैं उसको मेजर कैसे करें? आईक्यू के तो हाँ, बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं। बिल्कुल। सो ईक्यू वाज़ स्टिल इट्स अ वेरी इलूसिव वर्ड कि कैसे आप मेज़र करें कि किसी का टॉलरेंस लेवल कैसा है या कह लें कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है या रिलेशनशिप्स किस तरह लेके चलता है। सो ईक्यू वाला ये जो मैंने एक टूल है, फिर उस टाइम पे इसको रिसर्च भी किया और इसके लिए फिर इसकी वो ट्रेनिंग वगैरह भी की। अब ये एक साइकोमेट्रिक टूल है। साइकोमेट्रिक टूल का मतलब क्या हुआ कि ये एक टाइम टेस्टेड वेल रिसर्च्ड टूल है जिसमें से ह्यूमन बायस का एंगल निकाल लिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे बॉस हैं, ठीक है ना? और आपको कहा गया है कि जी आप फाकिया का के बारे में जो है एक अपना फीडबैक दें। अब आप जो मुझे फीडबैक देंगे, चाहे कितनी ही नेक नियति से दें और कितनी ही ईमानदारी से दें, उसमें कहीं न कहीं एक ह्यूमन बायस का एंगल है। डेफ़िनेटली नेचुरल है वो। वो नेचुरल है ना, अब ज़ाहिर-सी बात है इसी हाँ, तरह मैं अगर आपके बारे में फीडबैक दूँगी, कहीं न कहीं वो आएगा। साइकोमेट्रिक वो ह्यूमन बायस का एंगल निकाल लेता है। ओके। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं जब भी कोचिंग रिलेशनशिप कोई स्टार्ट करती हूँ ना, तो उस कोचिंग के लिए स्टार्ट करने से पहले जैसे आप देखें आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अक्सर डॉक्टर्स हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब कहते हैं ब्लड टेस्ट करा लो, फलाना टेस्ट करा लो एंड ये करा लो। सो वो जब पूरे टेस्ट्स उनके पास आते हैं उसके बाद फिर वो हमें कोई ना कोई जो भी उन्होंने सॉल्यूशन देना है या मेडिसिन देनी है वो देते हैं। क्योंकि ये जो वो ब्लड टेस्ट या बाकी टेस्ट हैं वो उनको एक रिपोर्ट दे देते हैं कि ये हाँ, इसके अंदर चल रहा है। साइकोमेट्रिक भी एग्जैक्टली इसी तरह
एक स्नैपशॉट हो जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग ओके, इनसाइड दैट पर्सन। सो जब आप कोचिंग में या बाकी चीजों में चलते हैं तो आप उस स्नैपशॉट को सामने रखते हुए उसको लेके चलते हैं। अब इंटरेस्टिंगली जो इसमें एक और बड़ी मजे की बात है कि ये वो क्वेश्चनियर होता है जो फिल आउट भी आपने खुद ही किया होता है। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये तो जी मैं तो एग्री ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर अगर किसी और ने फीडबैक दिया है, या 360 की बात कर लें, जो 360 जी, जी, फीडबैक है, लाइन मैनेजर ने दे दिया या कॉलीग ने दे दिया, तो मैं कह सकती हूँ नहीं जी नदीम साहब को तो वैसे ही मेरे साथ कोई खास किस्म की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इसलिए इस तरह लिखा है। ये तो क्वेश्चनियर वो है जो कि आप खुद आंसर कर रहे होते हैं, और ये इतनी टैक्टफुली बने होते हैं ये क्वेश्चनियर्स कि उनमें जैसे ये जो ईक्यू जो मैं करा रही हूँ, तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसमें एक इनकंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है। ओके, यानी अगर इफ अ पर्सन ट्राइज टू प्ले विद इट, कि एक जगह कुछ जवाब दे रहा है, दूसरी जगह कुछ दे रहा है, तो वो निकल के आ जाती है। सही। अच्छा, ऐसे ही इसमें जो एक देखा है, एक होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, यस। ये स्वॉट और इसमें कुछ डिफरेंस होता है? स्वॉट आपको बताता है आपकी वीकनेस, स्ट्रेंथ और थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। सो इसका भी रिजल्ट इसी तरह से आता है या इसका कुछ डिफरेंट रिजल्ट होता है? देखिए स्वॉट जो है ना, आप इंडिविजुअल का कर लें, ऑर्गेनाइजेशन का कर लें, डिपार्टमेंट का कर लें, प्रोडक्ट का कर लें, वो हम एक तरह से बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन कर रहे होते हैं। सही। ठीक है ना? जैसे मैं कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल कि इवन ये लैपटॉप का करना है, या मैंने अगर अपना भी करना है, तो मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अब अगेन ह्यूमन परसेप्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल है यहाँ पे। साइकोमेट्रिक में से परसेप्शन वाली जो चीज है वो निकल जाती है। हुँ, ठीक है ना? होता कैसे है कि जी एक क्वेश्चन है जो भी आपका, जब आप कहते हैं कि जी मैंने ये टेस्ट लेना है जो भी मेट्रिक है, तो आपके पास एक क्वेश्चनेयर आएगा, जो भी कंसल्टेंट है वो आपको एक क्वेश्चनेयर भेजेगा। अच्छा जी, आप उस क्वेश्चनेयर को देयर विल बी छोटे-छोटे से या तो सिनेरियोज़ होंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट टूल्स हैं ना? आप उनको सिलेक्ट करेंगे, एक टाइम होगा उसके अंदर करके आप वो जवाब पूरे अपने दे रहे हैं। अब जो कंसल्टेंट है, वो जब इसका जब रिपोर्ट उसके पास आ रही है, तो उस रिपोर्ट में वो जो पूरी आपने असेसमेंट की है, जो क्वेश्चनेयर्स किए हुए हैं, उनकी एक कोई ना कोई डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए होंगे, जिसकी बेस पे वो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। अब वो कंसल्टेंट जो है वो उसको जब रिव्यू करता है ना, तो वो फिर उसका इंटरप्ले देखता है डिफरेंट चीज़ों का। जैसे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल में देखें कि जब आपने कभी अपनी कभी तो ब्लड चेक कराया होगा, रिपोर्ट जी, जी। देखी है कभी? सो जी, जी, कैसे जी। पढ़ते हैं आप अपनी ब्लड रिपोर्ट? उसकी रेंजेज़ होती हैं, उसके अंदर उसमें हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सही है, गलत है। वो रेंजेज़ बढ़ा दें तो हम खुश खुश जाते हैं। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली, यानी मेरे पास भी जब आती है मैं देखती हूँ अच्छा ये नॉर्मल के अंदर है या नहीं है। तो मेरी इतनी ही अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उसके हिसाब से वो देख लेती हूँ। अच्छा एग्ज़ैक्टली। मज़े की बात है, कैल्शियम इतना है या आयरन इतना है या जो भी कह लें। हाँ। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसी रिपोर्ट को देखता है और उसमें से 4 ऐसी चीज़ें बता देता है जो हमें शायद समझ नहीं आई थी। हुँ, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसी रिपोर्ट को देखता है और उसमें से 4 ऐसी चीज़ें बता देता है जो हमें शायद समझ नहीं आई थी। हुँ। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही है। अपने स एरिये का माहिर है, सब्जेक्ट का माहिर है, उसको मालूम है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ़ डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं, इनका आपस में इंटरप्ले कैसे है। हुँ, इसी तरह जब अभी आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, मेरे कोची हैं, उन्होंने एक लीडरशिप स्टाइल्स की एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, एक और किसी कंपनी की। तो उन्होंने वो असेसमेंट की, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो गए थे, उनकी असेसमेंट हुई, और उसके बाद उन्होंने उस ट्रेनर से पूछा, तो उन्होंने कहा जी आप इसको पढ़ लें रिपोर्ट को, जो भी रिपोर्ट है, कोई अच्छी खासी थिक रिपोर्ट आती है। अच्छा रिपोर्ट तो खैर उन्होंने पढ़ ली, लेकिन मुझे याद है जब मेरे उनके कोचिंग के सेशन चल रहा, तो वो थोड़े से परेशान थे, और मुझे था कि जी आपकी क्या हुआ डिस्कस, तो वो कहते देखिए मेरा ये चीज़ें आई हैं, मेरा तो ख्याल में मेरी ये स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे मेरी ये वीकनेस निकल के आई है ये वो। सो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये था कि जो आपका ट्रेनर या कंसल्टेंट जो भी था, उसने आपके साथ इसका डीब्रीफ किया है या नहीं? हुँ, एंड ही सेड कि नहीं डीब्रीफ नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप खुद पढ़ लें। एंड ये कोई भी साइकोमेट्रिक अगर इस तरह है, अगर आप डीब्रीफ नहीं दे रहे हैं ना, तो हर कोई अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग या ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या जो भी जिस तरह की भी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से उसको मीनिंग दे रहा है। बिल्कुल। फिर आई सैट विद हिम, क्योंकि मैं उस फ़ैमिलियर थी उस टूल के साथ। सो देन वी डिड अ कंप्लीट डीब्रीफ, और जब हमने डीब्रीफ किया तो उसके बाद वो कह रहे ये तो हैरत वाली बात है, मेरी अंडरस्टैंडिंग वाज़ वेरी डिफरेंट। हुँ, सो
व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकोमेट्रिक, नॉट ओनली दी असेसमेंट, बट उस असेसमेंट को रीड कैसे कर रहे हैं। अच्छा, आप ट्रेनिंग्स वगैरह इस वक़्त कराती हैं, कोचिंग, आपकी क्या ऑब्ज़र्वेशन है इस वक़्त कि लोग ग्रो क्यों नहीं करते हैं? उनके पास नॉलेज है, उनके पास सर्टिफ़िकेशन है, उनके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन इवन देन आई फ़ील पर्सनली कि उनमें वो पैशन नहीं है आगे बढ़ने का। हम्म। वो क्यों नहीं है? हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। व्हाट इज़ द मिसिंग लिंक? आजकल ना पाकिस्तान में बारिशों का सीजन चल रहा है, तो आपको हर तरफ आवाजें सुनाई दे रही होंगी, पंजाब की तरफ सैलाब आ गया, पानी ने अपना रास्ता बना लिया, जी, रावी के ऊपर इतनी सारी चीजें थी, अब पानी वहां पे आ गया। अगर आपने ग्रो करना है ना, तो यू आर लाइक वाटर, यू विल मेक योर वे। एक हुँ, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहे, एक जगह पे नहीं हो रहे, आप उधर से निकलेंगे, आप दूसरी जगह पे चले जाएंगे, आप कहीं ना कहीं तो पानी रास्ता बनाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो जमीन में सीप करेगा, लेकिन रास्ता बनाएगा। सो आई बिलीव हम ग्रो करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उस ग्रोथ के साथ जो पेन अटैच है, वो बाज़ औक़ात नहीं लेना चाह रहे होते हैं। वो नहीं रहना चाहते। देखिए ना, ये नेचर का मुझे आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस आई गॉट वन्स, एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प्ड मी अ लॉट, कि आप अगर कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़ हो ना, तो आप नेचर को देख लें। नेचर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। नेचर ये है कि जैसे यानी ये वो डिवाइन लैंग्वेज है, अल्लाह अल्लाह की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है, वो आपकी तरफ से तो नहीं है। अब नेचर में अगर आप देख लें, कोई चीज ऐसी नहीं है जो ग्रो कर जाए और चेंज ना हो, या वो ग्रोथ कह लें कि बगैर किसी पेन के आ गई हो। बिल्कुल। तो ये तो देखिए ना, अल्लाह का निज़ाम ही इसी तरह है। सो इफ यू वांट टू ग्रो, देयर इज एन एफर्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड। अच्छा, एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है एनवायरनमेंट। बिल्कुल। अब देखिए ना, एक एक सीड है, एक एक आपने दो सीड्स लिए, एक ही क्वालिटी के बेहतरीन, एक को आपने एक ऐसी जमीन में लगाया है जो कि बड़ी फर्टाइल है, जरखेज है, उसको वक्त पे पानी भी मिल रहा है, वीडिंग भी हो रही है, उसका ख्याल भी रखा जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा जो है, उसको आपने उठा के एक ऐसे प्लांट प्लांट कह ले उसमें गमले में लगा दिया है। दिल किया तो कभी पानी दे दिया, दिल किया तो कभी नहीं दिया, या उसको बिल्कुल ही छोड़ के रखा हुआ है, तो उन दोनों की ग्रोथ में फर्क होगा, ठीक है ना। सो एनवायरनमेंट डज प्ले अ डिफरेंस। हैविंग सेड दैट, जिसको आपने वो जो दूसरा सीड है, अगर सीड अच्छी क्वालिटी का है और उसको अच्छी एनवायरनमेंट नहीं भी मिल रही, तो हो सकता है उसकी ग्रोथ उस प्लांट के मुताबिक ना हो जिसको अच्छी एनवायरनमेंट मिली है, लेकिन वो ग्रो फिर भी करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पेरेंट्स की होती है, एनवायरनमेंट की होती है अगर बंदा ग्रो नहीं कर रहा है, या ये भी एक सवाल है जो लोग हाँ, जब जब सक्सेस मिल जाती है तो वो कहते हैं तो हमारी वज़ह से हुई है, और जब फेलियर मिलता है तो वो अपने सराउंडिंग में उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त, उनके घरवाले उन सब पे डाल देते हैं। ऐसे ही। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, उन्होंने एक दफ़ा बात की थी, और वो खासी आई थिंक सो दैट मेक्स सेंस कि जैसे हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है ना, इस तरह दूसरों को ब्लेम करने की भी ना, पेरेंट्स को भी ब्लेम करने की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक हद तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, आप सारी उम्र नहीं वो कर सकते। अ, देखिए फेलियर जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं खुद कितनी दफ़ा गिरी हूँ, कितनी दफ़ा लाइक मिस्टेक्स की हैं। बाज़-औक़ात आप पूरी एफ़र्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन चीज़ सही नहीं चल रही होती है। सो बाज़-औक़ात आपको शायद एनवायरनमेंट बदलने की ज़रूरत होती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की, और ये मैं खुद भी थोड़ा इसके बारे में कन्फ्यूज़ भी रही, सोचती भी रही, लेकिन एक टूल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक सो दैट हैज़ हेल्प्ड मी। किताब है एक जिम क्विक की, लिमिटलेस करके। अब वो बुक अच्छी है, उसमें कुछ चीज़ों पे मैं एग्री करती हूँ, कुछ चीज़ों पे मैं नहीं भी एग्री करती हूँ। लेकिन नदीम, उसके अंदर जो उसने एक मॉडल बताया है ना, वो, एंड मैं बिग टाइम आजकल ट्रेनिंग्स में भी वो यूज़ करी, वो मॉडल है 3M। 3M वो ओके, कहता है कि आपकी ज़िंदगी के जो है ना, ये डिसाइड करते हैं कि आपने विनर बनना है या वाइनर बनना है। जिसमें वो पहली बात करता है कि पहला M जो है वो आपका माइंडसेट है। बिल्कुल। पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, ग्रोथ है, रिजिड है। क्योंकि अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, तो आप जितनी दफ़ा गिरेंगे, आप उतनी दफ़ा देखेंगे एक ज़रूर कि ठीक है, बाकियों को ब्लेम कर लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन आप ये देखेंगे कि मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ या मुझे डिफरेंट करना है।
वो पॉजिटिव माइंडसेट बड़ी कमाल की चीज़ है, वो ग्रोथ, बिकॉज़ यू कीप लर्निंग देन, यू हुँ, कीप लर्निंग। देखिए ना, दरख्त भी जो है, जिस दिन ग्रो करना छोड़ देता है, अब अगेन ये भी नेचर की चीज़ है कि या तो आप ग्रो कर रहे हैं या डिके कर रहे हैं, बीच में हुँ। रास्ता नहीं है। बीच वाला कोई सीन नहीं है। सीन ही नहीं है ना, ये भी मेरे और आपके कहने की बात नहीं है, ये नेचर की बात है। या तो आप यानी ऊपर जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या डिके करेंगे। यानी इफ यू आर नॉट ग्रोइंग एक्चुअली यू आर डिक्लाइनिंग। दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। यू आर नेवर, क्या कहना चाहिए कि एक जगह पे रुक नहीं सकते, हुँ, ठीक है? सो एक तो माइंडसेट उसने कहा, फिर उसने कहा कि कुछ लोगों का माइंडसेट बिल्कुल सही होता है, फिर भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो दूसरा एम उसने कहा, मोटिवेशन। हुँ। मेबी माइंडसेट ठीक है, खुद ही शायद वो मोटिवेशन या वो ड्राइव या वो पैशन, जिस तरह आप बात कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो नहीं है शायद। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात ये है कि ये दोनों चीज़ें हैं। मेरा माइंडसेट भी ठीक है, मैं मोटिवेटेड भी हूँ और मैं तकलीफ़ भी इसके लिए लेने के लिए तैयार हूँ, और फिर भी मैं घूम रही हूँ और मेरा मसला नहीं हल हो रहा, तो फिर मेबी मेरा जो मेथड है ना, वो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। वेरी गुड। कि बाज़ औक़ात आपको मेथड बदलना पड़ता है। वही वाली बात है कि आपको पानी बनना है, वाटर बनना है आपको। हाँ, आपको रुकना नहीं है। अगर एक चीज़ फेल होता है माइंडसेट पे दूसरी चीज़ चेक करें मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं है रेज़िलियंस। तो आप मेथड चेक करें। उसके हाँ, बाद भी बहुत सारे ऐम होंगे लेकिन कहीं न कहीं आपको स फ्लो में चलना है। फ्लो में बिल्कुल, वो आप चलते रहेंगे तो वो कहते हैं ना, कि वो भला क्या कहते हैं कि अगर जो पानी, जो बहता हुआ पानी है, वही साफ पानी है ना, जहाँ वो रुक गया बिल्कुल, वहाँ तो वो स्टैग्नेंट बिल्कुल, हो गया, तो उसमें फिर बिल्कुल। बदबू आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं अभी कुछ दिनों पढ़ रहा था कि इंसान की जो तख्लीक हुई है ना, उसमें सिर्फ़ ग्रोथ माइंडसेट है। वो ग्रोइंग के लिए पैदा हुआ है, वो अच्छा, डिक्लाइन के लिए पैदा ही नहीं हुआ। अगर आप देखें जब हम पैदा होते हैं, कितनी तेज़ी से हम लोग बोलना हाँ, सीखते हैं, चलना सीखते हैं। प्रॉब्लम कब यस, आता है जब हम पहली मर्तबा किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं। ठीक आम है। तौर पे मैं तो मैथ में होता था और अच्छा, उससे ओके। उसके बाद पता लगता है कि दुनिया के लिए फेलियर है क्या? हाँ, नंबर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, आपको 4-5 चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, नंबर, फेलियर, कंपैरिज़न और वो दिन है और आज के दिन आप फिर समझना शुरू होते हैं ग्रोथ कोई चीज़ नहीं होती, असल तो स्टे करना होता है किसी तरह से। हाँ। मार्क्स लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा एक सिस्टम का भी एक प्रॉब्लम है मुझे लगता है। अच्छा, पता है, हमारी डेफ़िनेशन ग्रोथ की ना, वो भी सही होनी ज़रूरी है। हम अक्सर ग्रोथ को प्रोग्रेशन के साथ लगा देते हैं। हुँ, ग्रोथ एक चीज़ है, प्रोग्रेशन दूसरी चीज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, मेबी मैं एक लेवल से दूसरे, बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग आपको मैनेजर्स से आगे चले गए मिलेंगे, लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं बट ग्रो नहीं किए हैं। स्किल लेवल भी वैसा है, माइंडसेट भी वैसा है, और कई दफ़ा आपको लोग मिलेंगे जो ग्रो कर रहे होते हैं, मे नॉट बी प्रोग्रेसिंग दैट। अब उसके बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और ये जो आप बात कह रहे हैं, आई थिंक सो यू आर वेरी राइट। मे बी, और ग्रोथ हमेशा वर्टिकल भी नहीं होती ना। जैसे आप कहें कि मैं सिर्फ वर्टिकली ही ग्रो कर रहा हूँ, प्रोग्रेस का मतलब ये ना कि इस लेवल पे था, अब इस पे आ गया हूँ, इस पे आ गया हूँ। ग्रोथ कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल, कि जी मैं हुँ, एक चीज मालूम थी, मैंने नई चीज सीखी, अब मैं दूसरी के साथ लेके चल रहा हूँ, मेरी डाइवर्सिफाई हो गई है नॉलेज, या मेरा स्किल लेवल जो है वो डाइवर्सिफाई हुआ है, या ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। सो आइडिया देखें, अम, बहुत सारी दफा आप बहुत सारी चीजें ट्राई करेंगे और उसमें फेल होंगे, और मेरे ख्याल में ये फेलियर तकलीफ बहुत देती है, लेकिन मेरे आई मीन मैं खुद भी कितनी दफ़ा हुई हूँ। लेकिन ये कहना कि फेल ना हो, ये एक तरह से कह लें कि बड़ी आपको हाइपोथेटिकल किस्म की एक जो है ना वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल होंगे। क्वेश्चन ये है कि आप फेल होने के बाद क्या करते हैं? हुँ। असल चीज़ ये है। गिरने के बाद उठ सकते हैं कि नहीं उठ सकते? दैट इज़ द मेन थिंग, एंड दैट इज़ वेयर रेज़िलियंस इज़। अच्छा ये फ़ेल बड़ी की इंटरेस्टिंग, मैं एक टिप। अगर मैं अगर हाँ, मैं आपसे पूछूँ फ़ेल की इंटरप्रिटेशन क्या है? फ़ेल इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव फ़ील, है ना? जब आप हाँ, फ़ेल हाँ। होते हैं तो आपके अंदर एक नेगेटिव फ़ील क्रिएट होता है हुँ, और आप कभी भी फ़ेल होते हैं, आप के लिए दोबारा से खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि वो वर्ड नेगेटिव आपके साथ कनेक्ट हो हुँ, जाता है। तो हाँ। फ़ेल की डेफ़िनेशन है क्या वैसे? क्या ये वो फ़ेलियर ही होता है कि मैं गिर गया हूँ बस या फ़ेल इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग? आई थिंक बहुत प्यारी बात आपने की। अब वी फेल, हमने एक वर्ड उठा लिया है ना, हम ये भी कह सकते हैं, जैसे वो बड़ा अक्सर बात करते हैं इनकी, क्या कहते हैं कि जी, एवरी टाइम यू फेल,
अब अगर एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग आउट ऑफ इट, एक्सीलेंट, आप आगे चले गए। देखिए फेलियर क्या है, मैं कहती हूँ मुझे ये चीज चाहिए और मैं उसके लिए एक सर्टेन एफर्ट कर रही हूँ, और जब वो मुझे नहीं मिली या वो कह लें कि काम मेरा जो है फ्रूटफुल नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मैं फेल हो गई हूँ। एक सिंपल तरीका जो हम कर रहे होते हैं। लेकिन जो चीज़ है कि क्या डिड आई लर्न थ्रू दैट प्रोसेस? व्हाट एम आई हुँ, गोइंग टू डू डिफरेंट नेक्स्ट टाइम? अगर मैं अगली दफ़ा भी वही उसी ही अप्रोच और उसी ही तरह चल रही हूँ, तो फेलियर से बड़ी चीज़ तो ये है कि मैंने कुछ सीखा नहीं। हुँ, बिल्कुल। ठीक है ना? अदरवाइज़ तो लर्निंग है, आप सीखते जाते हैं क वही पानी वाली बात है, आप चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, गलतियाँ क गलत नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, आपसे बात करते हुए मुझे ख्याल है, मिस्टेक एंड फेलियर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हुँ, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। ठीक है ना? देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मेकिंग मिस्टेक्स। वो कहते हैं ना, टू एयर इज़ ह्यूमन। इंसान नुकसान में है, इसीलिए कि वो करता है। लेकिन येस, एज़ लॉन्ग एज़ वो जो मिस्टेक्स हैं हम उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो फिर वो फेलियर वाली बात हो गई। तो मिस्टेक का मरहम जो है मूव ऑन करना है और कुछ और कोई हल नहीं है इसका। मूव ऑन करना है, सीखना है, मेबी डायरेक्शन चेंज करना है, हुँ। बट येस, उससे आगे बढ़ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा मूव करूँगा, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मेरे ख़्याल में आपका फ़ेवरेट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे भी बड़ा शौक है इसको पढ़ने का, मैंने काफ़ी ओके। इसके बारे में पढ़ा है और काफ़ी मैं हुँ, कोशिश करता हूँ इसको एग्ज़ीक्यूट करूँ चीज़ों के साथ अपनी हुँ, ट्रेनिंग्स के अंदर। अ, हमारे यहाँ जो सिस्टम है पढ़ाई का, हुँ, उसमें इस तरह के सब्जेक्ट हैं ही नहीं। बिल्कुल अगर ठीक है। आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो उस डेप्थ में लेके जाते हैं। लेकिन हुँ, आप शायद उसको डेप्थ में लेके जाती होंगी, लोगों को प्रैक्टिकली उसके अंदर एंगेज करती होंगी इमोशनल इंटेलिजेंस हुँ, में। तो अगर आपको आसान अल्फाज में बताएँ कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? हाउ वेयर इट एक्सिस्ट? हुँ, आई थिंक ये दैट्स अ कहाँ गुड रहता है? क्वेश्चन। आपकी कहाँ बॉडी रहता में है? रहता है, आपके दिमाग में रहता है, ये हाँ, इनसाइड और आउटसाइड? बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ गुड वन। और ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि स्कूल्स के लेवल में एकेडमिक्स में इट इज़ ऑल अबाउट आईक्यू, इट इज़ ऑल अबाउट बिल्कुल। डूइंग वेल और ग्रेड्स एंड ऑल। हालाँकि अब स्कूल सिस्टम बहुत बदला है। जैसे मुझे याद है, अब मुझे ये नहीं याद आ रहा किसने कहा था, बट बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि स्कूल से ज़्यादा अगर आप इनको प्लेग्राउंड में डाल दें ना, तो वहाँ से ये कहीं ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस सीख के आएँगे। क्योंकि टॉलरेंस सीखेंगे, दूसरों के साथ मिलके खेलना कैसे है, जब टीम गिरे बिल्डिंग। हैं उसके बाद उठना कैसे है, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक चीज़ होती है इमोशनल और एक चीज़ होती है इमोशनली इंटेलिजेंट। ओके। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर इमोशनली इंटेलिजेंट को इमोशनल के साथ बना देते हैं, या तीसरी चीज़ हम लगा देते हैं, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो सेंसिटिव एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इमोशनल और इमोशनल इंटेलिजेंट में सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो वही डिफरेंस है जो स्लेव और मास्टर में होता है। ओके। आप स्लेव अपने इमोशंस के हैं, तो आप इमोशनल हैं। यानी आपने बटन दबाया तो मुझे गुस्सा आ गया। हुँ। आपने बटन दबाया तो मैं लाइक एक तरह से कह लें गमगीन हो गई, जो आपने एक बात की, मेरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आपके इमोशंस को आप नेविगेट कर सकते हैं, तो फिर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। सही। ठीक है ना? दैट्स द डिफरेंस, बहुत सिंपल। अच्छा, इसकी में भी अगर अगर आप देखें तो अ, एक चीज़ जो मुझे अभी ना, मैं गलत हो सकती हूँ, जो मुझे अभी तक समझ आई है, वो है एक बहुत बड़ा वर्ड जो मेड इज़ द कनेक्शन का वर्ड। सारी दुनिया, ज़िंदगी अगर आप देखें ना, पूरी जो हमारी स्पेशली ह्यूमन्स की भी बात करें, वो सारी चीज़ कनेक्ट के ऊपर आ जाती है, आपस में कनेक्शन। हम दुनिया में भी जब आते हैं तो एक कनेक्शन के साथ आते हैं, वो अम्बिलिकल कॉर्ड हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना? तो इमोशनल इंटेलिजेंस में भी कनेक्शन इज़ द की वर्ड। 2 मेन हिस्से हैं इसके। पहला है अपने अपने साथ कनेक्शन, हुँ। दूसरा है लोगों के साथ कनेक्शन। मार हम कहाँ खाते हैं कि हम लोगों के साथ तो कनेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने साथ कनेक्ट नहीं करते। सेल्फ अवेयरनेस। यस। सो अगर मेरे में मैं कहती हूँ ना, आई डोंट नो, पता नहीं व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई पीपल आर नॉट काइंड ऑफ आई कांट ट्रस्ट पीपल, या मुझे धोखा क्यों दे देते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद देम? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम। मे बी आई नीड टू सी कि मेरा अपना सेल्फ अवेयरनेस का लेवल क्या है। सो हुँ। इमोशनल इंटेलिजेंस के 2 बड़े पिलर हैं, एक सेल्फ वाला और एक पीपल वाला। लेकिन अगेन द मेन
एसेंस इज कि कितना बेहतर आप अपने आप को जानते हैं, पहले अपने साथ कनेक्ट करें। जब आप अपने आप को अच्छा ज़रा समझ लें या कनेक्ट कर लें, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी मैं कितनी दफ़ा ट्रेनिंग्स में पूछती हूँ, अच्छा जी अपनी कोई स्ट्रेंथ बताएं, तो लोग बड़ी खुशी से माशाल्लाह स्ट्रेंथ्स तो अक्सर लोग बता देते हैं। फिर मेरा यूजुअली नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अच्छा जी स्ट्रगल आपकी कौन सी है या वीकनेस कौन सी है? खामोशी। खामोशी पीपल, आई ट्रस्ट पीपल, अभी ये ट्रस्ट पीपल वाली कौन सी, या आई एम टू हार्ड वर्किंग, आई मीन ये गोलियां देने वाली बात है। ठीक है ना? सो नोइंग योर वीकनेस, और हर एक की होती है, हम में से फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। आई बिल्कुल। हैव माई ओन वीकनेसेस विच इज फाइन। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन would know his or her weaknesses or struggles, will be aware of that and will navigate through it, उसको रेगुलेट करेगा। So he will take the responsibility of his all actions or reactions. So he will become responsible, वो ये या नहीं करता कि मुझे आज मेरे नंबर कम आए तो शायद टीचर बीवी से लड़के आया था, ये हमने बचपन में हाँ, सुना है। हाँ जी, ऐसा वो ही होता है। या यू टेक अकाउंटेबिलिटी की बात है, बिल्कुल सही बात है। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू टेक अकाउंटेबिलिटी। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। आई मीन मैं अक्सर सेशंस में मैं खुद इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करती हूँ, लेकिन कई दफ़ा मैं खुद वो इम्पल्स, वो कहते हैं ना, जैसे देखिए इम्पल्स आप जो होती है ना आपकी, वो ऐसे है जैसे समुद्र में एक लहर है, और वो जब लहर आती है ना तो वो आपको अपने साथ लेके चली जाती है, और उस वक़्त आप उसके अंदर इट जस्ट स्वीप्स यू अवे। सो कई दफ़ा आई मीन जब गुस्सा आता है तो आई डू दिस आई दैट एज़ वेल। लेकिन होता ये है कि जब आप इमोशनली थोड़ा-सा इंटेलिजेंट होना शुरू होते हैं या अपने इमोशंस के साथ इन टच होना शुरू होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यार मैंने अभी ना ज़रा थोड़ी गलती कर दी है, या हुँ, मैं इस वक़्त जो है ना सही ज़ोन में नहीं हूँ। तो कम से कम वो अवेयरनेस ज़रूर हो जाती है, वरना मेजर प्रॉब्लम तो डिनायल का होता है। बिल्कुल। नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने कही, अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर एक तरह से डिस्कवर होता है आपके लिए कि हुँ। सारी गलती दूसरे की नहीं होती है। हाँ, कुछ बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होती है, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर हैंडलिंग थिंग्स। सो वेरी यस। राइट वाकया। डेली वर्क में लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर? क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में शायद इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से घुलते-मिलते हैं जो आपके दोस्त या रिश्तेदार नहीं होते। क्योंकि हुँ, आई थिंक दोस्तों में, फैमिलीज़ में इमोशनल इंटेलिजेंस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि यू अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड क्योंकि आपको रहना ही उनके साथ है, तो वो हुँ। गलतियाँ करते भी हैं तो आपको कहीं जाना नहीं है, उसी घर में रहना है। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस की बड़ी वैल्यू है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी तो आपने लोगों के साथ रहना है, डिफरेंट पॉलिटिकल डायनामिक्स के साथ रहना है, हुँ। रिलेशनशिप के साथ, अवेयरनेस के साथ, तो उसके लिए क्या लोग गलतियाँ करते हैं वहाँ पे? देखिए जब आप लीडरशिप की बात कर रहे होते हैं ना, तो लीडर्स की भी, और अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर लें, जो आपने भी इमोशनल इंटेलिजेंस की कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सेट ऑफ पीपल। ठीक है ना? सेट ऑफ पीपल का मतलब है कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग मेरे ही मिजाज के नहीं होंगे, वो लोग मुख्तलिफ स्किल लेवल के भी होंगे, वो मुझसे कुछ सीनियर भी होंगे, कुछ जूनियर भी होंगे, उनके स्टाइल्स भी डिफरेंट होंगे। अब उन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, अच्छा ये भी जो होता है ना, एक वो जो हम उस सेंट वाले मोड में चले जाते हैं कि हर एक को दोस्त बना लो, हर कोई अच्छा है, ये भी आई मीन इंसान है हम, हर एक यू डोंट हैव टू बी फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी, दैट्स फाइन, बट यू डोंट हैव टू बी एनिमीज विद एवरीबॉडी एज़ वेल। हुँ, ठीक है ना? आई कैन हैव अ डिसएग्रीमेंट विद यू, एंड आई कैन हैव अ डिसएग्रीमेंट विद यू वेरी मैच्योरली एंड प्रोफेशनली। सो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्कप्लेस में इस वक़्त द मोस्ट हाई रेटेड, जो इस वक़्त आप लीडरशिप में जो देख लें जो स्किल है, वो बेसिकली बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट है। लीडर्स के साथ और ज़्यादातर जब मैं कोचिंग, ज़ाहिर-सी बात है कोचिंग सारी आपकी सीनियर लीडरशिप की हो रही होती है, उनका कॉम्पिटेंस का तो मसला ही नहीं है यूजुअली। डेफिनिटली। कहीं होगा 1-2 जगहों पे वो भी हो जाता है, बट यूजुअली कॉम्पिटेंस इज़ नॉट द इश्यू। वेयर द स्ट्रगल इज़ पीपल कनेक्शन, ड्राइविंग टीम्स, एंगेजिंग टीम्स, मोटिवेटिंग टीम्स, कनेक्टिंग विद पीपल। बहुत टेम्परामेंटल होंगे, बाज़ औक़ात कह लें कि बड़े एब्रेसिव होंगे, या कह लें ज़रा बड़ी रफ़ तरीके से लोगों के साथ एंगेज करेंगे, या अगर चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चली हैं तो बहुत स्ट्रांगली रिएक्शन देना शुरू कर देंगे।
तो जहाँ कहीं पे भी देखें, अगर आप अपने रिलीजन को भी उठा के देख लें ना, या हमारे रिलीजन नहीं, किसी भी रिलीजन को उठा के देख लें, सारे रिलीजन कम्युनिटी लिविंग पे हैं, ठीक है ना? और ऑर्गेनाइजेशन भी वो एक कम्युनिटी लिविंग है। सो कम्युनिटी लिविंग का मतलब है कि हर चीज़ मेरे मिजाज और मेरे हिसाब से हर वक़्त नहीं होगी। लिहाज़ा मुझे अपने इंस्टेड ऑफ रिएक्शन आई नीड टू चूज़ टू रिस्पॉन्ड। हुँ। जैसे आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, मेरा एक बहुत बड़ा मसला फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वाज़ दिस दैट एंड आई एम वेरी क्विक टू काइंड ऑफ रिएक्ट इन अ वे, जैसे अगर कोई ईमेल आई है या कोई बात आई और ओह इट विल गो टू माय हेड एंड आई लाइक अभी मैं अभी फिक्स करती हूँ, अभी इसी तरह करूँगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप ये काम खुद इस लाइन में हैं, तो आप ये चीज़ें डिस्कस भी कर रहे होते हैं, नॉट कि अभी नहीं हरकतें करते, अभी भी करते हैं, बट थोड़ी ज़रा अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है। सो मुझे याद है कि मैं एक ईमेल मुझे आई है ना, मैं कोई ट्रेनिंग का सेशन करके निकली हूँ और खासी थकी हुई थी, एयरपोर्ट पे थी और मैंने वो ईमेल देखी, किसी क्लाइंट ही की थी, एंड इट जस्ट वेंट स्ट्रेट टू माय हेड। और उधर ही खड़े-खड़े मैंने ज़बरदस्त किस्म का उसका जवाब लिखा और मैं कहा बस अब इसको जो है ना, ये कहना बड़ा ज़रूरी है, बहुत हो गया। लेकिन चूँकि थोड़ी ट्रेनिंग है, खुद की भी ये वो, तो मैंने लिख लिया, अपनी एंगर निकाल ली, लेकिन मैंने सेंड नहीं किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया उस वक़्त लगा, अब मुझे आइडिया था कि मैं इस वक़्त, क्योंकि आपको ना यू नीड टू नो योरसेल्फ कि जिस वक़्त मैं बहुत हाई टेम्परेचर में हूँ, उस वक़्त मुझे रिस्पॉन्ड करना है या नहीं। खैर जी, उसके बाद आई वेंट इन द प्लेन, खाना-शाना खाया, कराची आ गई। अब जब मैं तो 2.5 घंटे तो हो ही गए, 2 घंटे की फ्लाइट, और फिर मैं रास्ते में जब घर आ रही थी, तो उस टाइम पे मैंने वो ईमेल दोबारा खोली है। अब चूँकि उस टाइम पे शायद मैं पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे भूख भी लगी हुई थी, थकी भी हुई थी, प्लेन में मैंने थोड़ी-सी नींद भी पूरी कर ली, खाना भी खा लिया, तो अब मेरा अपना भी जो लेवल है ना, सही हो गया फिर। थोड़ा दिमाग, थोड़ा एंटेना ठीक हो गया। अब जब मैंने अपनी ईमेल पढ़ी है नदीम, बिलीव मी कि मैंने जब पढ़ी तो मुझे खुद एहसास हुआ कि अगर मुझे कोई ये भेजे ना, तो मैं इसकी शक्ल ना दोबारा देखूँ। सो आई रीवर्डेड इट, आई जो मैंने कहना था वो मैंने कहा, लेकिन तरीके से कहा, एंड देन आई सेंड इट। सो ये एक आई थिंक जो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो एक टूल मैं अक्सर कराती हूँ कोचिंग में, एंड आई थिंक सो मैं खुद भी अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कई जगह, रिफ्लेक्टिव पॉज़। जहाँ बहुत गुस्सा है, जहाँ आपको लगा है कि अभी आपके मुँह से कोई उल्टी ही बात निकलेगी, देन टेक अ पॉज़, मूव फ्रॉम दैट प्लेस। थोड़ी देर के लिए अपने आप को वक़्त दे दें। इसकी पूरी साइंस भी है, क्योंकि बॉडी का उस वक़्त टेम्परेचर हाई होता है, तो वो कहते हैं ना, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी आर इंटर रिलेटेड, तो गिव योरसेल्फ अ लिटिल टाइम। जैसे ही वो टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएगा ना, तो सोच और ज़ुबान दोनों में फ़र्क आ जाए। अच्छा, आपने जो बात कही, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप जो चीज़ें सिखा रहे हैं, अपने पे अप्लाई भी करें। बिकॉज़ दिस इज़ अ हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन शुड बी ऑन यू। सो बहुत टफ़ होता है, क्योंकि आप ज़ाहिर है 5 घंटे जाते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, और उसी दौरान लोग आपको भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि ये हमें तो सिखा रही हैं। हाँ, इनका अपना भी तो एग्ज़ैक्ट टेम्परामेंट लूज़ करते हैं, तो वो हाँ, वो बड़ा मुश्किल होता है अपनी पर्सनैलिटी को उस चीज़ से मैच करना जो आप सिखा रहे हैं, स्पेशली विदिन दैट एनवायरनमेंट। घर में तो आप आते हैं, हुँ। बदल जाते हैं, लेकिन ये कि उस कॉर्पोरेट लाइफ़ के अंदर इट्स सो डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। घर वाले तो दे गेट द वर्स्ट ऑफ अस। हर जगह वो कहाँ जाएँगे, हमारे साथ ही हैं, तो वही वाली बात है ना, हाँ, वी एंड दिस इज़ सैड, बट वी गिव द वर्स्ट टू द बेस्ट, द मोस्ट हाँ, इम्पोर्टेंट वन्स। अम, देखिए, जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ़ स्टार्ट की थी, मुझे ट्रेनिंग का कहाँ से फ्लेवर मिला। सो आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट लाइफ़, और मैं एक अटेंड करने गई थी, एक पब्लिक स्पीकिंग का सेशन था किसी का, और मैंने उन साहब, नाम नहीं लूँगी, मैंने उन साहब को जब सुना, ओह गॉड! नदीम, आई वाज़ लाइक मे बी 23, 24। मुझे लगा कि क्या कमाल बातें ये बंदा कर रहा है, क्या ज़बरदस्त है, दुनिया बदल गई मेरी, आई नीड टू जस्ट चेंज मायसेल्फ। ख़ैर, एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड, जैसे बलून में हवा भर दो, ठीक है? और फिर मैंने कहा जी मैं तो खुद इसी लाइन में चले जाना है। फिर मैंने आई गॉट टू वर्क विद द पर्सन एज़ वेल, एंड व्हेन आई गॉट टू वर्क विद द पर्सन, देन आई रियलाइज़ कि वॉक और टॉक में कितना फ़र्क होता है, हाँ। एंड दैट जस्ट बर्स्ट द बलून। और फिर मैं मेन स्ट्रीम में चली गई। जब मैं खुद इधर आई हूँ अब इस साइट पे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और मैं यूजुअली ट्रेनिंग सेशंस में बार-बार ये बात कहती भी हूँ, क्योंकि
हर बात जो हम कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कई दफ़ा कहते हैं मैं ये गलती करती हूँ, मैं खुद भी फिसलती हूँ। प्लीज़, अ ट्रेनर और अ कोच इज़ नॉट एन एंजल, और ना ही हमें अपने आप को यूँ पोर्ट्रे करना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारी गलती है कि अगर हम अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करें, तो फिर हमारी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। फिर लोग आपको उसी लेंस, आप अपने आप को इंसान ही प्रेज़ेंट करें, कोई बात नहीं। यू डोंट, आई मीन वी आल्सो मेक दीज़ मिस्टेक्स। द मोमेंट you make yourself human, you become relatable, and that is where people feel comfortable with you. एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि Hmm. जब आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाती हैं, लोगों को सिखाती हैं, फुल डे की ट्रेनिंग होती है, इज़ दैट वर्क कि वो ट्रेनिंग लोगों को काम करती है, 8-9 घंटे में आप जो डिलीवर करके जाती हैं, क्या क्या सक्सेस रेशियो होता है उसके अंदर? कोई बंदा आया क्लास में 50 बंदे आए, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की, लाखों रुपए खर्च करके उसको भेजा। अगले दिन से चेंज आता है या नहीं आता है? Hmm. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और अक्सर लोग हमें ट्रेनिंग्स में ये पूछते भी हैं। देखिए, एक चीज़ है नॉलेज, और दूसरी चीज़ है लर्निंग। सो नॉलेज इज़ द इंफॉर्मेशन आई हैव, नॉट नेसेसरीली दैट आई एम वर्किंग ऑन इट। अब तो ट्रेनिंग के अंदर आप बहुत सारे टूल्स और मॉडल्स और ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। 20 बंदे बैठे हुए हैं, एक किताब 20 लोग पढ़ेंगे ना, कुछ कहेंगे वो इसने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। कुछ कहेंगे यार इससे क्या टाइम का वेस्ट था। क्योंकि हर बंदे का एंगल डिफरेंट है, ठीक है? और आप किसी भी ट्रेनिंग के बाद आप ये नहीं कह सकते, जैसे अक्सर कभी मुझसे कोई कहते हैं कि इसके बाद क्या बड़ा चेंज आएगा? तो मैं कहती हूँ जी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? अगर आप मुझसे ये पूछते हैं। डिपेंड करता है कि पूरे साल में आपने 1 दिन ट्रेनिंग करा दी और अब आप समझें कि वो बंदा मुकम्मल चेंज हो जाए, तो ये तो अगर ट्रेनर भी कमिट करता है तो उसकी भी गलती है, और जो पूछ रहे हैं और जो बिलीव कर रहे हैं कि हो जाएगा, वो भी आई थिंक तो दे नीड हुँ, टू थिंक डिफरेंटली। हाँ, लर्निंग इज़ डिफरेंट, दैट्स व्हाई कोचिंग इज़ मोर इफेक्टिव एज़ वेल। सेकंडली, आप देखें कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे देयर आर बिग एमएनसीज़, अब उनके लोगों की फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। सो एक कंपनी जहाँ पे लोगों की फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आप सोचें कि उनके, वो चाहे उस ट्रेनिंग का 5% भी अगर रख लेते हैं ना, और रेगुलरली ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही है और हर ट्रेनिंग में से 1-1, 2-2% भी उठा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। एंड देन देयर आर दोज़ कंपनीज़ जहाँ पे पूरे साल या 2 साल बाद कोई एक ट्रेनिंग हुई है और फिर हम कहते हैं कि बंदा बदल जाए, तो वो नहीं बदलेगा। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ये होती है कि जब डिफरेंट स्किल बिल्डिंग, आप देखें आपके घर में एक स्टोर कोई है या नहीं है? होगा कोई ना कोई। अभी जी, मैं भी बैठी हूँ, मेरे सामने स्टोर का दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है। इस स्टोर में दुनिया जहान की चीज़ें अंदर पड़ी होंगी। बट अगर आप अभी मुझे पूछेंगे ना, तो मुझे सारी याद नहीं आएँगी कि क्या-क्या है। लेकिन अगर आप अचानक कहें कि ओके, क्या-क्या आपके स्टोर में कोई जो है कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, तो द मोमेंट यू विल से बॉक्स, तो मुझे याद आ जाएगा हाँ, ये है वहाँ। हुँ, सो व्हाट हैपेंस इन ट्रेनिंग, जब आरओआई की बात हो रही होती है, वो न्यूमेरिकल सेंस में कहीं आता है, कहीं नहीं भी। मेन चीज़ ये होती है कि आपने एक कलेक्शन की हुई है, वो कलेक्शन जब आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस स्टोर में से निकलती है। हुँ, कि हर वक़्त तो आपकी वर्किंग मेमोरी में वो सारी ट्रेनिंग नहीं है ना। एग्ज़ैक्टली नहीं, बड़ी अच्छी बात की आपने इस वक़्त। क्योंकि मुझे याद है हमारे टीचर ने एक दफ़ा बात बात कही थी मुझे अभी तक याद है कि नॉलेज 2 तरह की होती है। एक होती है किताब में क्या लिखा है और एक हुँ। नॉलेज है किताब में ये चीज़ कहाँ मिलेगी। हाँ, ये दैट्स ये 2 नाइस। तरह की नॉलेज है। कुरान आप पढ़ते हैं तो कुरान में आपको पता है क्या-क्या लिखा हुआ है, लेकिन औरत के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, ये एक अलग हाँ, नॉलेज है। उस हाँ, नॉलेज को उस समंदर से तलाश करना इटसेल्फ एक नॉलेज है। एग्ज़ैक्टली, क्वेस्ट है ना, खुद की भी विलिंगनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, तो खाली किताब पढ़ने से काम नहीं होगा, ये पता होना हुँ, चाहिए कि जो आप नॉलेज ढूँढ रहे हैं वो आपको कहाँ मिलेगी। हाँ, एक एक या वो क्या कहना चाहिए कि वो उसकी थोड़ी-सी प्यास या तलाश होना जो है ना, बिल्कुल। वो भी बिल्कुल ज़रूरी है। दैट्स हाउ इट इज़, बिल्कुल ठीक कहा। आखिर में कोई अपना फेलियर शेयर करना चाहेंगी आपसे और अपना कैसे उसको ओवरकम किया आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा मोमेंट हो जो आप शेयर करना चाहें? शायद फेलियर हम तो कुछ मुझे सीख खासे हम कुछ सीखें उससे कि आपने उस फेलियर से कैसे अपने आप को निकाला बाहर? नहीं, नहीं, फेलियर तो या मुश्किल से निकाला हम ये कहें। आई थिंक मैं उस टाइम पे फ़ौरन जहाँ कहीं चीज़ नहीं चल रही होती तो कहीं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, लेकिन आई थिंक जो चीज़ मुझे हमेशा हेल्प करती रही है वो मेरी रेज़िलियंस लेवल है शायद।
या मुझे ये होता है कि कहीं ना कहीं से तो सोल्यूशन निकल आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सोल्यूशन निकल भी आता है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये अक्सर मैं टीटीटी में भी शेयर कर रही होती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स। सो जिस तरह मुझे किसी भी ट्रेनिंग में जाना है, अब कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी हैं जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की है, कम्युनिकेशन की है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ये ट्रेन द ट्रेनर ही उठा लें, पिछले 17-18 ईयर्स से कर रहे हैं, हर साल 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा कर रहे हैं। सो कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपने इतनी दफ़ा की होती हैं। सो मैं वो ये डिस्कस कर रही थी कि हर ट्रेनिंग से पहले, या हर काम से पहले, या हर कोचिंग सेशन से पहले, अगर आप जहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे ना कि मुझे तो ये बिल्कुल, मैं तो माहिर हूँ और आराम से करके ले जाऊँगी। वही जितनी वही दफ़ा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुई हूँ, उतनी दफ़ा आई हैव फॉलन फ्लैट ऑन माय फेस। सो ओह माय देन आई गॉड! रियलाइज्ड कि चाहे मुझे कितना भी आता, आई हैव टू सिट डाउन एंड इन्वेस्ट सम टाइम ओवर देयर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छा है, बिकॉज़ आपको कह लो कि इट आपकी प्रेजेंटेशन, आप किस तरह उसको आगे लेके जा रहे हैं, वो सारा आपकी नॉलेज से, कॉन्फिडेंस भी नॉलेज से ही आ रहा होता है। लेकिन जहाँ कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, तो दैट इज द रेसिपी ऑफ कोर्स फॉर फेलियर। आई मीन आई हैव डन दैट, और उस बड़े हार्ड तरीके से मैंने सीखा। तो अब ये है कि या बेहतर है कि ह्यूमिलिटी इज ऑलवेज बेटर। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ कोच कर रही हो और आपसे ज़्यादा होशियार बंदा आपको मिल गया हो? हाँ, हाँ, मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत मिलते हैं, लेकिन ये सारे बंदे ही होशियार होते हैं जो कोच वाले। देखिए, एक चीज़ जो हम हमेशा, मैं ट्रेनिंग में भी कहती हूँ, हम उस्ताद नहीं हैं। मैंने कभी अपने साथ उस्ताद का वर्ड यूज़ नहीं किया, एक्सपर्ट हुँ, का वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि ना मैं एक्सपर्ट हूँ, देयर वुड ऑलवेज़ बी पीपल एक्सपर्ट। मेनी एक्सपर्ट्स आउट देयर। हाँ, व्हाट आई एम गुड एट इज़ इनवाइटिंग रिफ्लेक्शन और हुँ। मेक यू थिंक, दैट्स इट। आखिर में कोई एडवाइस हम जैसे लोगों को? सर, हम सारों को एडवाइस की जो ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी, अ, आई थिंक देयर आर, ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ एंड देयर आर प्रॉब्लम्स। यू चूज़ व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। एक्सीलेंट। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। दैट्स द रियलिटी। ये हम चूज़ करेंगे और उसी के साथ चलेंगे। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे बाय द वे, टाइम की हुँ, हुँ, हुँ। लिमिटेशन की वजह से मैं इसको एंड करूँगा फ़ाकिया, और मैंने रियली काफ़ी एन्जॉय किया और काफ़ी सीखने को मिला, और जो सुनने वाले हैं उनको भी काफ़ी सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक वेरी ग्रेटफुल फॉर यू दैट यू एक्सेप्टेड दिस इनवाइट, एंड आई एम वेरी यू। इट्स वेरी माय हैप्पी। ऑनर, थैंक यू वेरी मच। आपने याद रखा इतने अरसे बाद। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह सी यू सून। इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।